जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूं मैथ के खतरनाक सवाल लेके आया हूं और ये खतरनाक सवाल वो है जो आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में 24 के एग्जाम में पूछे गए थे और इनको सिर्फ 10 से 20% ही ऐसे स्टूडेंट थे जो इन क्वेश्चंस को सही कर पाए थे। बाकी जो 80% स्टूडेंट थे या तो उन्होंने गलत किया था या उन्होंने इसको स्किप कर दिया था यानी छोड़ दिया था। तो 10 से 20% ही स्टूडेंट सोल्व कर पाए थे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और आपको आना बहुत जरूरी है। आप अपनी तैयारी भी देख लेना कि आप इनमें से कितने सोल्व कर पाते हो, क्योंकि सिर्फ 20% ही स्टूडेंट सोल्व कर पाए थे। तो आप उनको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये भी आपको जरूर देखना है। और ये आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में ही पूछे गए, ऐसा नहीं कि मैंने और कहीं से लिया है। देख सकते हो एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 को शिफ्ट नंबर 4 में पूछा गया पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ना कर पाओ। अगर आपने बेसिक से चीजों को पढ़ा होगा, बेसिक से, तो आप आराम से इन सभी क्वेश्चंस को कर लोगे, क्योंकि जिनको बेसिक नॉलेज है वही इनको कर पाएगा। जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है वो इनमें से किसी भी क्वेश्चंस को वो स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है और वो दिमाग तभी लगेगा जब आपका बेसिक मजबूत होगा, जब आपकी नींव मजबूत होगी। तभी तो मैं आपके लिए जो क्लासेज करवा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनको कोई नहीं कर पाता या बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। जो सिर्फ मेहनत करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से नॉलेज रखते हैं, वही कर पाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लग रहा होगा बिल्कुल ही इजी है, लेकिन इसको सिर्फ 10 से 20% ही स्टूडेंट कर पाए थे। अभी मुझे फिक्स डाटा ध्यान नहीं है, शायद 11% था, ऐसे कुछ था। देखो क्या है कि यदि रमन सामान्य गति से 30% कम गति से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा, यह अपने को बताना है। तो सबसे पहले गति के बारे में बात की गई है, स्पीड के बारे में बात की गई है। क्या बोला कि सामान्य गति से 30% कम गति से यात्रा करता है। तो प्रतिशत का नाम आते ही हम सबसे पहले 100 लिख देंगे कि यह हमारी सामान्य गति थी। इससे 30% कम गति पे चल रहा है, इसका मतलब 70 पे चल रहा है। और कितने मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहां पर जो समय होगा, देखो बेसिक नॉलेज क्या है मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि गति है ना, यानी कि जो आपकी स्पीड है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है, समय के विपरीत होती है। यानी जो ज्यादा स्पीड से चलेगा, ज्यादा गति से चलेगा, वो कम समय लेगा, और जो कम स्पीड से चलेगा वो ज्यादा समय लेगा। इतना ही होता है। तो इसका उल्टा कर दो कि भाई ये 100 की गति से चल रहा है तो 70 का समय लेगा। रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब विपरीत होता है। और ये 70 की गति से चल रहा है का समय लेगा, 100 का समय लेगा। क्योंकि यहां पर समय की बात की गई है तो हमें समय लिखना बहुत जरूरी है। अब इन दोनों के समय के बीच में देखो अंतर कितने का आ रहा है, यहां पर 30 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है। और वहां पर बोला है कि इस 30 की वजह से 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यहां पर कितना आ रहा है, 30, और वहां पर कितना दिया गया, 15 मिनट। तो यानी 30 का मान कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखो हमसे पूछा क्या है, उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है। सामान्य समय अपने को बताना है। तो समय कौन सा है, सामान्य गति ये है और सामान्य समय ये है 70। तो 70 का मान अपने को बताना है। 30 का मान हमारे पास है 15, 1 का मान निकालेंगे 15/30। 70 का अगर हमें मान निकालना है तो हम गुना में 70 कर देंगे। 15 से काटो, 15 दूनी 30, और 2 से काटो 35 पे, तो कितने मिनट का समय आ जाएगा, 35 मिनट का समय लगने वाला है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? जरूरी नहीं है आप 100 मान के करो, आप इसको 10 मान के भी कर सकते हो। लेकिन जो चीज हमने सीखी है कि भाई प्रतिशत में 100 मान के चलेंगे, जिससे कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाएगी।
तो इसके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई कि भाई 100 था, 30% कम करना है तो 70 हो जाएगा। समय है इसका रेसिप्रोकल होता है, विपरीत होता है, तो ये 70 और 100 हो जाएगा। दोनों के बीच, समय के बीच अंतर 30 का है और वहां पर कितने का अंतर आ रहा है? 15 का। तो 15 का अंतर है, 30 बराबर 15 हो गया। एक बराबर हो जाएगा 15/30, या आप इसको आधा भी बोल सकते हो। और 70 बराबर क्या हो जाएगा? 70 का आधा कितना होता है? 35। तो 35 मिनट का समय लगने वाला है। ठीक है जी। तो अब कमेंट करके बताओ किस किस ने ये सही किया था या किस किस को ये क्वेश्चन आता था। ईमानदारी से बताना है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको सिखा दिया है। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन जिनको नॉलेज थी ना ये वाली, वही इनको कर पाए। वरना सभी ने गति लगा के, जो एक रूल होता है उसको लगा के अप्लाई करना शुरू किया और वो नहीं निकला उनका, तो वो गलत कर गए। या कुछ लोगों ने किया ही नहीं, छोड़ दिया था। ठीक है, कुछ लोगों ने तुक्के लगाए थे, उनका भी गलत हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये सोचना कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो कि पृथ्वी के पास नाशपति और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सबसे पहली चीज है कि जो जो बोला गया है वो हम लिखते हुए चलेंगे। और मैथ में एक तरीका होता है कि मैथ को पढ़ना अच्छे से, कि उसमें पूछा क्या गया है ये चीज समझ में आ जाए, वो बहुत जरूरी है। तो पृथ्वी के पास बोला गया है, नाशपति और आड़ू बताया गया है, तो हम यहां पर लिख देते हैं नाशपति। अनुपात में आड़ू दिए गए हैं तो अनुपात में हम आड़ू लिख देते हैं। 10:13 के अनुपात में है। उसके बाद सेलिन के बारे में बोला गया है कि सेलिन के पास जो नाशपति और आड़ू हैं उनका अनुपात 7:9 दिया गया है। उसके बाद आपका विक्रम दिया गया है और विक्रम के पास बोला गया है कि नाशपति और आड़ू का जो अनुपात है वो 5:7 के अनुपात में है। तो हमें बताना है कि किसके पास नाशपति और आड़ू अधिक अनुपात में है, ये अपने को बताना है। तभी तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तभी तो 20% ही स्टूडेंट इसको कर पाए थे, उससे भी कम स्टूडेंट इसको सोल्व कर पाए थे। क्योंकि अब स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर जी कौन सा अनुपात बड़ा होगा, सबसे बड़ा तो ये हमें यही दिखाई दे रहा है, यही हो जाएगा। नहीं भाई, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ऐसे देख के नहीं बताओगे कि हाँ यही है, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं बताना। तो कैसे पता चलेगा? अगर आपने हमारी बेसिक क्लास देखी होगी तो आपको एक बात पता होगा कि मैंने आपको बताया था, और प्रतिशत वाली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि जब अनुपात में लिखा हुआ होता है इसका मतलब है कि ये बटे में लिखा हुआ है 10/13, हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा कितना है अपना 7:9 है, तो इसको 7/9 लिख सकते हैं। तीसरा है 5:7, तो इसको 5/7 हम लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू देखो किसकी बड़ी है, तो भाग देख के देखेंगे। तो किसी पे देखो ऊपर छोटा है तो किसी पे एक पर भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो सभी पर दशमलव तो लगने वाला है, ये हमें पता चल गया। जिसका मान सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जिसका मान सबसे बड़ा वही आपका आंसर। तो आपको ये पता है कि ऊपर छोटा है तो पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा, तो दशमलव सभी में लगने वाला है। उसके बाद देखो 2 दशमलव तक निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा फिर तीसरा दशमलव हम देख ले। 13×6 = 78, 13×7 = 91, यानी कि 7 पे जा रहा है। 13×7 = 91। फिर 9 बच गया, 90 हो गया। तो अब 7 पे नहीं जाएगा, 13×6 = 78 ही रहेगा, क्योंकि 7 पे तो 91 हो जाता है और 90 है, तो 7.6 हो गया आपका। ठीक है, सॉरी 0.76 आपका हो गया इसका मान। इसका मान करके देखो तो कितना जाएगा? 9×6 = 54, 9×7 = 63, 7 पे जा रहा है, 7 हमने यहां पर लिख दिया, 63 हो गया। उसके बाद कितना बच गया? 70 में से अपना 63 गया तो 7 बच गया। फिर कितने पे जाएगा? दोबारा से 7 पे जाएगा, तो यहां पर 7 लिख देते। इसका करके देखो 50 है तो 7×7 = 49 हो गया। एक बच गया 10, 7 × 7 इतने पे जा रहा है। बताओ किसका मान है सबसे बड़ा?
तो सबसे बड़ा मान ये है, तो 7/9 वाला आंसर हो जाएगा, यानी 7:9 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सेलिन वाला सही हो जाएगा। तो किसके पास सबसे ज्यादा अनुपात में है? सेलिन के पास में। सबसे कम पूछता तो ये वाला है 5 और 7 वाला विक्रम के पास है, वो सबसे कम हो जाता, सबसे कम। ठीक है जी, सबसे कम इसके पास पूछता तो ये हो जाता। देखो ये आंसर नहीं आया, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने तुक्का मारा, सोल्व करना ही नहीं चाहा, या कुछ स्टूडेंट को आता ही नहीं था, पता ही नहीं था कैसे करना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चंस था, जिसके पास बेसिक नॉलेज, क्वेश्चंस लग रहा होगा आपको भी हार्ड, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए होंगे, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक नॉलेज है भाई। तभी तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक क्लास में ये चीज समझाई थी मैंने आपको, बिल्कुल जो हमारी बेसिक क्लास है ना उसमें ये समझाई थी आपको। और एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, इसी साल फरवरी के एग्जाम। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना अगला है, औसत का क्वेश्चन है। और औसत सभी जानते हो आप क्या होता है, औसत का बेसिक आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस इसी का अपने को यूज करना है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि बेसिक जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको बेसिक नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। बेसिक आपने सीखा है, कर लोगे आप। देखो क्या है, क्वेश्चंस लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन एक बार पढ़ के देखो तब आपको पता चलेगा कि ये वैसा क्वेश्चंस नहीं है जितना आप आसान सोच रहे हो। वरना ऐसा थोड़ी ना हो सकता था कि 20% स्टूडेंट भी इस क्वेश्चंस को सोल्व ना कर पाए। देखो कि 3 संख्याओं का औसत है वो 23 दिया गया है, तो 3 संख्याएं हम कुछ भी मान लेते हैं। तो 3 संख्याओं का औसत अगर हमें 23 दिया गया है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। और 3 संख्याएं हमने मान ली x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 3 संख्याओं का योग हमने लिखा है ना, तो वो 69 हो गया। क्या इतना बात समझ में आ गया सभी को? ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ने वाली। आगे देखो क्या है कि पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 5 कम है। पहली संख्या की बात की जा रही है, इसका मतलब पहली संख्या क्या है? हमारी x है, और ये अन्य 2 संख्याओं के औसत से क्या है? 5 कम है। तो औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, अभी हमने बात की थी। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी और बच गई? y प्लस जेड बच गया, ये आंकड़ों का योग हो गया, और बटे में आंकड़ों की संख्या 2 हो गई। तो क्या बन जाएगा? ये औसत बन जाएगा, और इससे ये क्या है? 5 कम है, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तभी आप आगे कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। कि पहली संख्या है अन्य 2 संख्याओं के औसत से 5 कम है, तो पहली संख्या x, अन्य 2 संख्याएं y प्लस जेड हो गई, इसका औसत होगा y प्लस जेड बटे 2, क्योंकि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और माइनस में 5 क्योंकि बोला है कम है। तो कम बोलेगा तो माइनस कर देंगे, अधिक बोलेगा या ज्यादा बोलेगा तो जोड़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मतलब जेड की बात हो रही है। तीसरी संख्या अन्य 2 संख्याओं के औसत से 13 अधिक है। अन्य 2 संख्याएं कौन सी बच गई? x प्लस वाई, और इनका औसत करेंगे तो बटे में 2 कर देंगे, और इनसे क्या है? 13 अधिक है। क्या ये भी आपने लिख लिया? अगर आपने ये लिख लिया, आप आराम से कर दोगे कि पहली और तीसरी संख्या के बीच में अंतर कितना होगा, ये अपने को बताना है। तो अंतर होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, लेकिन हमें पता नहीं है कि इनमें से बड़ी कौन सी और छोटी संख्या कौन सी है। तो एक तो आप वैसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, लास्ट में आंसर प्लस में आए या माइनस में आए वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप प्लस माइनस वाले चक्कर में नहीं फंसना चाहते तो आप ये देख लो, जिधर प्लस है वो शायद बड़ा हो सकता है, तो उसको हम पहले लिख लेंगे, और जहां पर माइनस है उसको बाद में लिख लेंगे। तो इसका मतलब अंतर चाहिए, तो हमें z माइनस एक्स का मान हमें निकालना है, वो हम निकाल देंगे। चलो अब आराम से निकालते हैं। क्या निकालना है? z माइनस एक्स का मान निकालना है। तो z का मान लिखेंगे पहले। तो z का मान ये है हमारा, क्या है कि x प्लस वाई बटे 2, और प्लस में कितना है? 13 है। माइनस में क्या होगा? दूसरी संख्या जो हमारी है, इसको या तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लिखने की भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहां पर x का मान लिखना है तो वो कितना है, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा और बटे में अपना 2 हो जाएगा। और जो माइनस का 5 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो गए। अब जिसके बटे में कुछ नहीं है उसके बटे में 1 लिख के हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 2। 2 एकम 2, इधर से आ गया x प्लस वाई, यहां से कितना आ गया 13 दूनी 26, माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस का y माइनस का z और प्लस का कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। इतना तो आप सभी को पता है। और इधर से अपना क्या बचा हुआ है, z माइनस एक्स। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2z माइनस का 2x आपका बन जाएगा। यहां से ये 2 हट गया है। अब जो कट रहा है वो काट दो, जो बच रहा है उसको छोड़ देते हैं। माइनस के y से प्लस का y कैंसिल हो गया, बाकी सब कुछ बच जाएगा। तो इधर जो भी बच गया उसको लिखेंगे तो क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ही रखते हैं, गुना करने भी की आवश्यकता नहीं है। z माइनस एक्स ही अपना यहां पे गुना कर ही लिया है तो लिख लो, क्योंकि ये अपने काम आएगा। 2z माइनस का 2x बराबर में उधर से क्या बच गया, x प्लस 26, 26 और 10 कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये बच गया x और माइनस का z और प्लस का 36 हमारा बच गया, ये हम लिख देंगे। ये है इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर ले आते हैं z को, तो 2z प्लस का z हो गया, क्योंकि माइनस वाला बराबर के इधर आएगा प्लस हो जाएगा। x है, माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा और प्लस में कितना है 36 है। अब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो गया आपका 3z माइनस का 3x बराबर में 36। x 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका z माइनस एक्स और 36 बटे 3 यानी 12। तो z माइनस एक्स का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका अंतर हो जाएगा। देख रहे हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तुक्के लगाने से काम नहीं चलेगा। ये इसलिए स्टूडेंट ने नहीं किया था, इसलिए स्किप कर दिया था कि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि इसमें बेसिक के अलावा कुछ चलेगा ही नहीं। आपको बेसिक से ही निकालना होगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी एवरेज की, तभी आप कर पाओगे। मुझे पता है एक आधा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वो मैं आपको करवाता हूं, उसके बाद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे तो सभी को आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, जो जो बोला गया है वही हमने किया है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ये 23 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला था, ये आपका 28 फरवरी को आया था और ये वाला है आपका 23 फरवरी का है। देखो क्या है, 3 संख्याएं x y z का औसत 54 दिया गया है। इस बार तो संख्याओं का नाम भी बोल दिया गया है, तो हम लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस z, ये 54 है, 3 संख्याएं हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 162 है, इनका योग हो जाएगा। आगे देखो, x है, y और z के औसत से 10 अधिक है। अब x की बात कर रहा है, अभी हमने सीखा था ना, x की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, y और z के औसत से। तो y और z का औसत y प्लस z बटे 2 कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे। उसके बाद y की बात कर रहा है कि y है वो y और z के औसत से 12 अधिक है, तो ये y प्लस z के औसत से कितना अधिक हो जाएगा, 12 अधिक हो जाएगा। x है y और z के औसत से, x है y और z के औसत से 10 अधिक है, y और z के औसत से 10 अधिक है। y की बात कर रहा है, ये y और z के औसत से 12 अधिक है। ठीक है जी, तो अपने को बताना है x और z के बीच का अंतर कितना होगा। तो x और z के बीच का अंतर कितना होगा, ये अपने को बताना है। आराम से करोगे, लेकिन यहां पर देखो आपको कहीं पे z दिखाई दे रहा है, कहीं पे आपको z दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, z तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, x और y हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा हमें,
इसमें x और y है वो दिखाई दे रहा, शायद क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब करो इसको। तो सबसे पहले जो हमारे पास है उसी को हम करेंगे, बाकी तो हमारे पास डायरेक्ट तो x माइनस जेड नहीं है, लेकिन ये हमारे पास है, तो हम प्लस x और y का मान अगर हम निकाल लें और उसको z में इसमें से टोटल में माइनस कर दे तो z का मान हमारे पास आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं कि क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। तो x प्लस वाई हम करेंगे, x प्लस वाई हमने किया तो क्या है, y प्लस जेड बटे 2 प्लस का 10 है, प्लस में क्या हो जाएगा आपका y प्लस जेड बटे 2 प्लस का 12 है। ठीक है जी, जहां पर कुछ नहीं है आपको पता है, एक लिख लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका 2 आ जाएगा। इधर से क्या आ गया, y प्लस जेड आ गया, प्लस में 20 आ गया, इधर से कितना आ जाएगा, y प्लस जेड आ जाएगा, और प्लस में कितना आ गया, 24 आ गया, और इस 2 को इधर गुना कर देंगे तो 2x प्लस का 2y हमारे पास आ जाएगा। ये 2 यहां से हट गया है। ठीक है जी, अब इसको एक सेकंड के लिए रफ कर देते हैं। जो अगर कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो आराम से लिख लेंगे। इधर से आपका 2x प्लस 2y है, बराबर में दूसरी तरफ क्या है, एक y ये हो गया, एक y ये हो गया, तो 2y हो जाएगा, प्लस में एक z ये हो गया, एक z ये हो गया, तो 2z हो जाएगा, प्लस में 20 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। ठीक है जी, ये अपना 44 हो गया। अब 2y से तो 2y कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ सेम है तो भी कट जाता है। ठीक है, तो ये हट जाएगा। इधर से कितना बच गया आपका, 2x बच गया, और z को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 2z बच गया, और बराबर में 44 है। अगर 2 कॉमन ले ले तो कितना बच गया, x माइनस जेड, और 44 बटे में 2 चला जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, x माइनस जेड का मान आ गया, और हमें क्या निकालना था, x और z के बीच का अंतर, यानी x माइनस जेड ही निकालना था। तो ये कितना निकल के आ गया, अपना 22 निकल के आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि भाई ये दोनों एक सेम लिखे हुए हैं तो हो सकता है क्वेश्चंस गलत हो, लेकिन क्वेश्चंस अपना बिल्कुल सही है, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया, बिल्कुल पहले वाला जैसा ही था, लेकिन पहले वाले में हमें x और z दिया गया था तो इसका अंतर निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान था। ठीक है, हमारे लिए बिल्कुल आसान था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें x और y दिया हुआ था, तो अब क्या कर सकते थे, दोनों जोड़ में है तो हमने जोड़ के देख लिया कि आएगा तो ठीक है। अगर कुछ भी आता, अगर मान लो कि यहां पर x माइनस जेड नहीं आता, हमारे पास किसका भी मान आ जाता, x प्लस वाई हमने किया था तो x प्लस वाई का मान आ जाता, तो x प्लस वाई का मान यहां पर रख देते, इसमें से वो माइनस हो जाता तो z का मान हमारे पास आ जाता। ठीक है, ऐसा ही फिर x का मान निकाल लेते, आराम से हो जाता। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे पूछा गया है, तो आराम से इसका आंसर निकल गया। लेकिन बताओ, ईमानदारी से बताओ, किसके स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पहले से आता था। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप अगला क्वेश्चन है, जब भी एग्जामिनर, इस बात को ध्यान रखना, एग्जामिनर जब भी आपसे कैलकुलेशन करवाएगा वो आपको सीआई से करवाएगा या एसआई से करवाएगा। लेकिन सीआई में स्टूडेंट ज्यादा फंसते हैं तो सीआई में प्रॉब्लम होती है, तो ये सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो, पहले इसको पढ़ो और सोचो कि आप इसको कर सकते हो, फिर मैं आपको बड़ा प्यारा तरीका बताता हूं। 2200 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है 3836.8 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है? इसको देखो, स्टूडेंट ने गलत किया, 80% स्टूडेंट ने गलत किया, तो बहुत ज्यादा संख्या में गलत किया।
इसके पीछे का रीजन क्या था? उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया, मूलधन हो गया और ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। तब उन्होंने कर दिया और उनका गलत हो गया। ये मिश्रधन नहीं है, कहीं पर भी नहीं बोला मिश्रधन है, ये बोला है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये CI का मान आपको दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज का, ना कि मिश्रधन का दिया हुआ है। और यहां पर एक बात बोली है कि 1.5 वर्ष के लिए है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो ब्याज मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा दोस्तों, 3 बार मिलने वाला है। ये बात इंपॉर्टेंट है। बस अब इसका सिंपल सॉल्यूशन करते हैं। क्या है कि 2200 रुपए है, ब्याज कितने का मिल रहा है, वो मिल रहा है 3836.8 का मिल रहा है। तो दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो इधर हमें 0 लगाना है, दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या लगाना है, हमें 0 लगाना है। तो इसको काट दो आप, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 125 से और ये कट जाएगा आपका 218 पे। ये क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया है। क्या आ गया है, हमारा मूलधन आ गया है और ये है हमारा ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हमें दर निकालनी है तो मूलधन और साथ में हमें मिश्रधन चाहिए होता है। तो इसको मिश्रधन बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो ब्याज है उसमें हमें क्या करना है, मूलधन को जोड़ देना है। तो ये तो हमारा 125 मूलधन हो गया और जो हमारा मिश्रधन बन के आएगा वो कितना बन के आ जाएगा, आपका 343 हो जाएगा। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से कर लेंगे। ये जब हमारे पास मूलधन है, जब हमारे पास मिश्रधन है, 3 साल के बारे में बात किया जा रहा है तो क्यूब रूट कर दो। जितने साल के बारे में बोले उतना यहां पर रूट लगा के कर देना। 3 साल का है तो क्यूब रूट हमने कर दिया। ये किसका हो जाएगा, आपका 5 का, ये किसका हो जाएगा, 7 का। इसका मतलब 5 के ऊपर 7 का ब्याज मिलता है, मतलब 5 की राशि है वो 7 हो जाती है क्योंकि ये मिश्रधन है ना। तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 2 का। 2 का ब्याज मिलता है 5 पे, प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 5 से काटो 20 पे, 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, 40% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 40%। लेकिन लास्ट में देखो क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है, वार्षिक पूछी है। ये हमारी आई है ना, ये क्योंकि 6-6 महीने में हमने ब्याज लिया है तो ये अर्धवार्षिक आई है। वार्षिक अगर हमें निकालनी है तो 40% अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि अर्धवार्षिक दिया हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी डाउट है एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। दशमलव हटा के हमने मान लिया कि 22,000 की राशि थी और 38,368, ठीक है, 38,368 का क्या मिला, ब्याज मिला। तो हमने इसको काटा तो 125 और 218 पे कट गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दर निकालनी है तो क्या चाहिए, हमें मूलधन चाहिए और साथ में मिश्रधन चाहिए। तो अगर हम ब्याज में मूलधन जोड़ दें तो वही तो मिश्रधन होता है। तो ब्याज 218 था, उसमें 125 मूलधन जोड़ दिया, 343 हमारे पास मिश्रधन आ गया। अब 3 बार ब्याज मिल रहा है तो क्यूब रूट हमें करना होगा, बाकी कोई कंफ्यूजन होगा अगले क्वेश्चंस में आपका और क्लियर हो जाएगा। तो क्यूब रूट हमने यहां पर किया तो ये 5 का हो गया, ये 7 का हो गया। मतलब 5 के ऊपर 5 से वो राशि 7 हो रही है तो 2 का ब्याज मिल रहा है। 2 का ब्याज 5 पे मिलता है तो 40% हो गया, लेकिन अर्धवार्षिक है और दर हमसे पूछी है वो वार्षिक पूछी है। तो क्या है कि 40 का दुगुना हो जाएगा तो वो 80% आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट है इस वाले क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिए। ये उससे थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा और है। क्या है कि 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यह भी अर्धवार्षिक ही है। तो 2 साल में
1 साल में 2 होता है तो कितना हो जाएगा, 4 बार ब्याज मिलेगा। मतलब कि भाई अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने में ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में 2 बार मिलता है, तो 2 सालों की बात कर रही है, तो 2 सालों में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार ब्याज। राशि कितनी है, मूलधन 24,000 रुपए हमें दिया गया है कि मूलधन कितना है, 24,000 रुपए है। उसके बाद जो आपका ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 25,766.4। तो दशमलव को हम यहां पर हटा देंगे, ये क्या बन जाएगा, अपना मूलधन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अपना चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। क्या बात बताओ, इतना सभी को समझ में आ गया? क्या इतना सभी को समझ में आ गया भाई? ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो अब इसको काटो। ठीक है, देखो इसको काटना मुश्किल है, आप 2 से काटोगे, 4 से काटोगे, जितने से कट रहा है उसको काटते रहो। इसको काटते काटते मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी आप खुद कर लेना। तो ये अपना हो जाएगा 625 पे। ठीक है, ये 625 पे कट जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 671 पे। ठीक है, हाँ 625 पे और 671 पे ये कट जाएगा। तो ये ब्याज है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, मूलधन जोड़ेंगे तब ये मिश्रधन बनेगा। तो 625 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1296। इधर से अपना जो मिश्रधन है वो कितना आ गया, 1296 आ गया, और ये कितना है, 625 है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर जितना होता है रूट लगा के उतना ही लिखना होता है। पिछली बार 3 था, इस बार 4 है, तो 4 लिख देंगे। ठीक है जी, ये किसका होता है आपका, ये आपका हो जाएगा 5 का, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 आपका हो जाएगा। ये कितना का होता है, 1296, तो ये 1296 हो जाएगा आपका 6 का। बस 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब 1 का ब्याज मिला है 5 पे, गुना में हम 100 कर देंगे, तो 5 से 20 पे, तो 20% ब्याज आ जाएगा। लेकिन ये अर्धवार्षिक आया है, हमसे वार्षिक पूछा है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 40% क्या हो जाएगी, हमारी ब्याज दर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? 40% ऑप्शन नंबर सी। सेम कुछ नहीं किया, उसमें यहां पर 3 लिखा था, इस बार क्या लिखा गया, 4, क्योंकि यहां पर 4 बार ब्याज मिल रहा है, पिछले वाले में 3 बार ब्याज मिल रहा था। ठीक है जी, तो देखो यहां पर आज कम ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्योंकि बड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं, इनको समझना मुश्किल है। और अगर आप बोलोगे जो जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा दूं, प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो कमेंट करके जरूर बता देना। फिर हम एक इजी का भी करेंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस का भी करेंगे, और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस का भी हम प्रैक्टिस सेट है वो करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, और कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई है। पूरी की पूरी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना, ताकि अगली क्लास जो हमारी प्रैक्टिस सेट हम लेके आए उसमें हम अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ऐड कर पाए। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, और बाकी आशा करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, इनको भाई क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं। आप प्रैक्टिस सेट के बारे में बोल दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में सेम टू सेम आने वाले हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नया स्टूडेंट आया है अगली क्लास देखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।